जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? एकदम सब बढ़िया। तो आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो राज्य से बात करेंगे आज हम कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य की उत्पत्ति के क्या क्या तत्व हैं और राज्य हमारे एजुकेशन यानी शिक्षा के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज इन्हीं तथ्यों पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर हम स्टार्ट करते हैं कि राज्य कैसे बना, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई और राज्य का शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सबसे पहले बात करी जाए कि राज्य जो शब्द है, क्या ये जो राज्य शब्द है ये आपके अंग्रेजी भाषा के स्टेट का हिंदी रूपांतरण है। क्या है ये? जो अंग्रेजी शब्द का स्टेट है इसी का हिंदी रूपांतरण है। और यूनानी भाषा में बात करी जाए तो यूनानी भाषा में जो ये शब्द, यूनानी भाषा का एक शब्द है पॉलिस, यानी कि इसकी उत्पत्ति की यानी ओरिजिन की बात करी जाए तो ये किससे? पॉलिस से हुई है। और देखा जाए तो प्राचीन यूनान के जो नगर और राज्य थे उनको पॉलिस कहा जाता था। ठीक है। तो आधुनिक रूप में राज्य शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग की बात करी जाए तो जो एक सबसे प्रसिद्ध विद्वान थे मैकियावेली, जिन्होंने अपने ग्रंथ प्रिंस में सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि राज्य का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। ठीक है। तो जो प्राचीन विचारक है वो राज्य के दो लक्षण मानते हैं। पहला लक्षण ये मानते हैं कि राज्य क्या है? वो व्यक्तियों का एक समुदाय है, यानी कि राज्य जो है वो क्या है? वो कई व्यक्तियों का एक समूह है। ठीक है। क्या है? व्यक्तियों का एक समूह है। और जो दूसरा लक्षण बताया गया है राज्य का वो ये बताया गया है कि जो राज्य के व्यक्ति हैं, जो राज्य में व्यक्ति रह रहे हैं, उनके शुभ और लाभ यानी कि उनके सुख और दुख से एक निर्मित श्रेष्ठ जो समुदाय है उसी को हम राज्य की संज्ञा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, किससे? यानी कि जो राज्य में रह रहे व्यक्ति हैं, जो समुदाय है, उनका जो शुभ लाभ यानी कि जो उनका सुख और दुख है, उनसे जो निर्मित एक श्रेष्ठ समुदाय बनता है, उन्हीं को हम राज्य की संज्ञा देते हैं। ठीक है। अरस्तु कहते हैं कि राज्य परिवारों और ग्रामों का एक समुदाय है। क्या कहते हैं? अरस्तु कहते हैं कि राज्य जो है वो परिवारों और ग्रामों का एक समुदाय है और इसका उद्देश्य पूर्ण आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यानी कि आत्मनिर्भर भारत कहा जाता है ना, कि आत्मनिर्भर भारत यानी कि जो इसका उद्देश्य पूर्ण है वो क्या है? आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति क्या है। ये किसने कहा? ये अरस्तु का कथन है। ठीक है। अब सिसरो भी एक प्रसिद्ध विद्वान है, उनका कथन यह है कि जो राज्य उस समुदाय को कहते हैं जिसमें यह भावना विद्यमान हो कि जो सब मनुष्य को उस समुदाय के लाभ जो है वो परस्पर साथ मिलकर उपभोग करना है। यानी कि जो समाज है, जो हमारा समुदाय है, उस समुदाय में व्याप्त करने वाले जो मनुष्य हैं उनके लाभों जो लाभ मिल रहा है वो परस्पर मिलकर उपभोग करें, यानी कि मिलजुल बांट करें। ठीक है। वुड्रो विल्सन कहते हैं कि किसी निश्चित प्रदेश के भीतर, क्या किसी निश्चित प्रदेश के भीतर कानून के लिए संगठित जनता को राज्य कहते हैं। क्या कि किसी निश्चित प्रदेश जो है, मान लीजिए ये एक प्रदेश है, ये क्या है? एक प्रदेश है, इसके भीतर जो निश्चित जनता है, क्या इसके भीतर जो कानून संगठित जनता है उसी को क्या कहेंगे? हम राज्य की संज्ञा देते हैं। ठीक है। अब बात करी जाए कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन कैसे हुई। ठीक है। तो राज्य की उत्पत्ति की बात करी जाए तो जो विद्वान हैं उनमें हमेशा मतभेद रहता है। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। यानी कि ये क्या कहा जाए तो एक सटीकता की बात करी जाए, जैसे कि किसी जो है सैद्धांतिक बात की बात करी जाए तो वो सैद्धांतिक बात ना करके लोग अलग अलग अपने अपने प्रमाण देते हैं और अपने अपने साक्ष्य देते हैं, क्योंकि इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त नहीं है। जैसे इतिहास की बात करी जाए तो इतिहास में क्या है कि उसका साक्ष्य प्राप्त हो रहा है, लेकिन राज्य की बात करी जाए तो राज्य के ऐतिहासिक साक्ष्यों में इसमें जो है अभाव है। इसमें कल्पना के आधार पर यानी कि कल्पनातीत यानी कि कल्पना करके हम राज्य की उत्पत्ति और उसके अनेक तर्क प्रस्तुत करते हैं कि इस आधार पे आपके राज्य की उत्पत्ति हुई है और ये राज्य के सिद्धांत। ठीक है। तो इन्हीं को हम कई पार्ट में देखेंगे कि कुछ लोगों ने कुछ बताया है। तो चलिए आइए एक एक पढ़ते हैं। तो जो राज्य की उत्पत्ति की बात करी गई है उसमें जो विद्वान है उन्होंने क्या 5 वर्गों में आपके विभक्त किया है। किसने? 5 वर्गों में इसको वर्गीकृत किया है। पहला कहते हैं कि दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी कि डिवाइन थ्योरी की बात करते हैं। क्या कि ओरिजिन ऑफ डिवाइन थ्योरी। ठीक है। अब इसके बाद कहते हैं बल का सिद्धांत, यानी कि फोर्स थ्योरी।
सामाजिक संविदा सिद्धांत यानी कि सोशल कंटेंट थ्योरी की बात करते हैं, और आनुवांशिक सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत की बात करते हैं। तो चलिए आइए हम एक एक करके बात करते हैं कि दैवी उत्पत्ति यानी कि जो थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन है वो क्या कहता है। ठीक है, तो थियरी ऑफ जो डिवाइन है वो ये कहता है कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है, वो राज्य की उत्पत्ति जो हुई है वो दैवी उत्पत्ति है। जो कहा जाता है कि ये जो डिवाइन थ्योरी कहती है कि राज्य की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत जो है ये बहुत पुराना है। कहा जाता है कि राज्य की जो उत्पत्ति का संबंध है ये किसी एक निश्चित प्रमाण या ऐतिहासिक सामग्री का इसमें अभाव रहता है। विद्वानों में अलग अलग बातों को स्वीकार करते हैं। विद्वान ये कहते हैं कि जो राज्य की उत्पत्ति है ये राज्य ईश्वर की देन है, और ये अनेक धर्म ग्रंथों में जो है धर्म ग्रंथों से मिलकर बटा हुआ है। जैसे आपके फिल्मर महोदय हैं, रॉबर्ट महोदय हैं, स्टुअर्ट जेम्स हैं, जेलिनेक हैं, ये विद्वान जो है इस सिद्धांत के समर्थक हैं। इसमें कहा यह जाता है कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो राज्य की उत्पत्ति ईश्वर से हुई है, क्योंकि कहा जाता है राज्य या शासक का, यानी कि जो राज्य है उसमें जो शासक है अगर वो उनकी आज्ञा का आप उल्लंघन करते हैं तो आप ईश्वर के प्रति पाप कर्म के समान का उल्लंघन करते हैं। यानी कि इस थ्योरी में ये कहा गया है कि राजा दुष्ट हो या सही राजा हो, लेकिन क्या है अगर राजा कह रहा है कि ये आम है तो उसको आपको आम ही मानना पड़ेगा, भले ही वो इमली क्यों ना हो। यानी कि जो राजा है, राजा की बात सत्य है, और अगर आप राजा के बात की अवहेलना करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पाप का भागीदार, यानी कि आपको पाप का भागीदार होना पड़ेगा। और ईश्वर ने उस प्रजा को अनेक पाप कर्मों को प्रायश्चित करने के लिए भेजा है। कहा जाता कि जो राजा है वो अनेक पाप कर्मों को प्रायश्चित करने के लिए आया है, और अगर उस राजा का हम विद्रोह करते हैं तो जो हमारा ईश्वर है उस ईश्वर के प्रति विद्रोह का हमको सामना करना पड़ेगा और हमें पाप का भागीदार बनना। ठीक है, तो दैवी उत्पत्ति में यही बताया गया है कि जो हमारा राज्य है यानी कि जो हमारा स्टेट है, उस स्टेट की जो ओरिजिन है वो किससे हुई है, वो ईश्वर की देन है। ठीक है, अब बात करी जाए सामाजिक संवेदा की सिद्धांत, यानी कि जो सामाजिक बात करी जाए तो इसमें यह कहा गया है कि ये जो राज्य हमारा है ये कल्पना पर आधारित है। क्यों? क्योंकि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो मनुष्य के पारस्परिक समझौते के कारण हुई है। ये जो विचार है इसको हॉब्स, लॉक, रूसो इस सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। वो ये कहते हैं कि एक समय ऐसा हुआ जब मनुष्य जो है राज के बिना रहता था। क्या? जब मनुष्य जो है बिना राज के रहता था, और मनुष्य क्या हुआ जब एक जगह, जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग, जैसे आपका एक परिवार है, तो इसमें यह बताया गया है कि आपका जो परिवार है जैसे कहीं पे गया हुआ है। जैसे पहले क्या होता था कि जैसे आपके देखिए जीवन के जो आयाम है कि आपको जल, पानी यानी कि जल, भोजन और कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है, तो वो समुचित जो आपका सामग्री है वो आपको एक स्थान पर नहीं उपलब्ध हो पाती थी। तो लोग क्या करते थे कि रैन बसेरा बनाते थे कि ऐसे, मतलब कि कहते थे कि कुछ दिन यहाँ रहते थे, कुछ दिन वहां रहते थे। तो होता क्या था कि ये टोलियां बना के जब चलने लगे, पहले क्या जैसे छोटे छोटे जब ये टुकड़ों में विभक्त होते थे तो उनको बड़ी समस्या हुआ करती थी कि आज यहाँ रहेंगे, कल वहां रहेंगे। तो उनको क्या होता था कि जंगलों में जब वो रहते थे तो उनको अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वहां से जानवरों से भी सामना करना पड़ता था। और जब जाहिर सी बात है जब आप एक समाज को लेके चलेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है किसी काम को अच्छे से कर पाएंगे। कहा जाता ना कि किसी एक लकड़ी को तोड़ना आसान है पर एक गट्ठर की लकड़ी को तोड़ना इतना आसान नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी बताया गया कि जो हमारा सामाजिक संविदा का सिद्धांत है वो उसमें जो मनुष्य हुआ करते थे वो जब बिखरे हुआ करते थे तो धीरे धीरे वो एक बनते हैं। क्या होते हैं? धीरे धीरे एक होते हैं। उसके बाद एक समाज का निर्माण करते हैं, फिर एक राज्य का निर्माण करते हैं। जैसे आपके अमेरिका का संविधान की बात करी जाए तो पहले ये 50 राज्यों में नहीं था, तो पहले इसमें थोड़े ही राज्य हुआ करते थे। तो वो धीरे धीरे क्या हुआ कि एक एक राज्य आपस को मिलाते गए, उसके बाद आज वो 50 राज्यों का एक जो है देश बन चुका है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अब आनुवंशिक सिद्धांत की बात करिए तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जो हमारा राज्य है ये आनुवंशिकता का सिद्धांत है। जो प्लेटो की बात करिए तो प्लेटो के अनुसार देखा जाए तो राज्य की जो उत्पत्ति का हुआ है वो समान कारण ये रहता है कि मनुष्य स्वयं से परिपूर्ण नहीं था।
ठीक है। तो जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य क्या किया, सहयोग करना पड़ा। और जैसे वही बात हुई कि जो सामाजिक समझौता की बात थी, सामाजिक सिद्धांत था, उसी तरीके से ये आनुवंशिकता का भी सिद्धांत है। तो धीरे धीरे राज्य का विकास होता है, एक सहयोग करते जाते हैं। तो अरस्तु के अनुसार ये होता, आनुवंशिक सिद्धांत जो है वो मनुष्यों के सामाजिक संगठनों का एक स्वाभाविक चरम बिंदु है, यानी कि इसमें भी संगठन की बात करी गई है। ठीक है। अब विकासवादी सिद्धांत की बात करी जाए तो विकासवादी सिद्धांत में भी ये कहा गया है कि विकासवादी सिद्धांत के अनुसार कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो न दैवी शक्ति के कारण हुई है और ना ही मनुष्यों द्वारा जानबूझकर बनाई गई है। इसमें यह कहा गया है कि सिद्धांत के अनुसार जो है राज्य की जो उत्पत्ति हुई है उसके प्राकृतिक विकास के क्रम के आधार पर हुई, यानी कि जो प्राकृतिक हमारा धीरे धीरे जब डेवलप हुआ उसके बाद हमारे स्टेट का ओरिजिन हुआ, यानी कि इसीलिए इसे ऐतिहासिक सिद्धांत भी कहा जाता है। जो विकासवादी सिद्धांत है इसे हिस्टोरिकल थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि जो राज्य का विकास है वो धीरे धीरे हुआ है। जैसे जैसे समाज विकसित होकर गया वैसे वैसे लोगों में हितों की वृद्धि होती गई। जैसे आपका देख लीजिए, ब्रिटेन की संविधान की बात करी गई तो जो ब्रिटेन का संविधान बना हुआ है वो उस समय समाज में व्याप्त जो बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उनका सामना करने के लिए संविधान का निर्माण किया गया। ये पूछता है कि ब्रिटेन का संविधान किस पर आधारित, तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो परंपराओं पर आधारित है, यानी कि उस समय जो परंपरा चल रही थी उसी के अनुसार धीरे धीरे उसमें विकास किया गया और एक समुचित संविधान का निर्माण किया गया। इसीलिए वहां का संविधान जो उस समय हुआ करता था बहुत लचीला हुआ करता था और उसमें संशोधन की प्रक्रिया बहुत आसान हुआ करती थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि विकासवादी सिद्धांत क्या था। अब हम बात कर लेते हैं कि राज्य के जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्रमुख तत्व की बात करी जाए कि जो राज्य हैं उनके कुछ प्रमुख तत्व हैं, उन पर हम बात करेंगे कि उनका जो प्रमुख तत्व है वो क्या क्या है। पहला ये है कि जनसंख्या, या जनसंख्या है, निश्चित भूभाग, शासन है और संप्रभुता है। अब बात करी जाए कि राज्य के एलिमेंट्स ये मुख्य क्यों हैं, तो देखिए एक राज्य आदर्श राज्य तभी हो सकता है जब उसमें उस राज्य में जनसंख्या हो, क्या हो, एक जनसंख्या हो, निश्चित जनसंख्या नहीं। निश्चित जनसंख्या अगर हम नहीं कहेंगे, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारे राज्य की जनसंख्या में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो राज्य का एक जनसंख्या हो और उसका एक निश्चित भूभाग हो। निश्चित भूभाग होगा लेकिन निश्चित जनसंख्या नहीं होगी। निश्चित भूभाग का मतलब जैसे आपका यूपी का मानचित्र देखा जाए तो यूपी का मानचित्र इस तरीके से क्या हुआ है, बटा हुआ, क्योंकि इधर आप देखेंगे आपको उत्तराखंड मिल जाएगा, इधर आपको नेपाल का बॉर्डर मिल जाएगा, यहाँ आपको बिहार मिल जाएगा। ठीक है, प्रयागराज के बाद आपका एमपी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये क्या है कि इसका एक एरिया बटा हुआ है, यानी कि निश्चित भूभाग है। क्या है कि हमारा जो प्रदेश है, हमारा जो आदर्श स्टेट है, आइडियल स्टेट है, उसका एक निश्चित भूभाग है और उसमें क्या है, शासन है, शासन है। ठीक है, अब उसमें क्या है, संप्रभुता है। अब सबसे देखिए संप्रभुता की बात करी गई, एक आदर्श राज्य तभी हो सकता है जब उस राज्य में संप्रभुता हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके पास क्या, आपके पास जनसंख्या भी है, निश्चित भूभाग भी है, शासन भी है, लेकिन आप जब संपूर्ण संप्रभुत्व आप नहीं है, जैसे आपके देखिए कहा गया है कि प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व पंथ निरपेक्ष गणराज्य, ठीक है, इस तरीके का उसमें कहा गया है। तो संप्रभुता की बात उसमें करी गई, क्यों करी गई है। अच्छा, संप्रभुता होता क्या है, तो बात करें जाए संप्रभुता का जो अर्थ होता है वो जैसे होता है कि हमारा कई देश है, हमारा भारत कई देशों से सटा हुआ है, तो हमारा जो भारत देश है उस भारत, वो हमारा क्या, भारत देश स्वतंत्र है। जैसे आजादी के पहले हमारा भारत स्वतंत्र नहीं था क्योंकि हमारे पास संप्रभुता नहीं थी। हमारे पास जनसंख्या थी, भूभाग था, शासन भी था, लेकिन शासन जो था वो किसका था, ब्रिटेन का शासन था, अंग्रेजों का शासन था। हम संप्रभु नहीं थे, इसीलिए हम संप्रभु नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि हमारे ऊपर बाह्य वातावरण, यानी कि जो बाहरी विदेशी सत्ता थी, अंग्रेजी सत्ता थी, उनका बोलबाला था। हम अपने मन से कोई भी कानून नहीं बना सकते थे, कोई कानून नहीं पारित कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम संप्रभुत्व नहीं थे।
तो संप्रभुता का मतलब यही होता है कि ऐसा राज्य जिस राज्य के ऊपर, देखिए राज्य का मतलब यहाँ पर केवल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान इससे नहीं है। यहाँ राज्य, देखिए पॉलिटिकल साइंस की बात करी जाए उसमें राज्य को एक देश से संबोधित किया गया, यानी कि भारत क्या है, भारत एक राज्य है। भारत को हम राज्य कह सकते हैं, राज्य की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि जो भारत बना है वो हमारा राज्यों का एक संघ है, राज्यों को समूह, राज्यों से मिलकर ही हमारा भारत देश बना है। तो भारत को अगर राज्य कहा जाए तो ये बात कतई नहीं गलत होगी कि भारत एक राज्य, ठीक है। राजनीतिक भाषा की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा जो देश था उस देश पे बाह्य वातावरण की शक्तियां थी, इसलिए हम संप्रभु नहीं थे। जब हम आजाद हुए, आजाद होने के बाद हम स्वतंत्र हो गए, हमारे ऊपर किसी बाह्य आडंबर की शक्तियां नहीं थी, हमारा खुद का एक शासन बना, हमारा खुद का एक संविधान बना। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 63,96,729 रुपए खर्च हुए, उसमें तमाम लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबा भीमराव अम्बेडकर जैसे महान योद्धा ने संविधान को एक सुनियोजित तरीके से, सुनियोजित ढंग से बनाने का अथक प्रयास किया, जिसमें आपकी महिलाएं भी शामिल थी, पुरुष भी शामिल थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, उसमें असेंबलियां बनाई गई, मीटिंग्स हुआ। तो जब हमारा देश आजाद हो गया, तो हमारा जो देश आजाद हो गया, आजाद होने के फलस्वरूप हमारा देश क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र होने के बाद हमको संप्रभुता मिल गई। जैसे ही संप्रभुता मिल गई, हम अपने राज्य के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए एक अलग अलग समस्याओं का खात्मा करने के लिए, उसका जो है समस्याओं का निस्तारण करने के लिए अलग अलग तरीके से हमने क्या विधियों पर काम किया। हमारा जो असेंबली था, हमारा जो एक शासन बना, आपका उच्च सदन, निम्न सदन, राष्ट्रपति, ठीक है। उच्च सदन निम्न सदन में विभाजित होता है और राष्ट्रपति होते हैं, सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं। तो खैर इन सब के बाद में हम बात करेंगे कि उच्च सदन क्या होता है, निम्न सदन क्या होता है, क्या राष्ट्रपति उसके अंग होते हैं कि नहीं होते हैं, हमारे उच्च सदन का कार्यकाल, निम्न सदन का कार्यकाल, ये बात की बात है। अभी हम यहाँ पर संप्रभुता की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं कि हम संप्रभु कैसे। तो एक आइडियल स्टेट की बात करी जाए, एक आदर्श राज्य की बात करी जाए, आदर्श राज्य तभी होगा जब वो उसके पास संप्रभुता होगी। तो आई होप आप सब संप्रभुता को समझ पाए, ठीक है। तो बोंदा महोदय ये कहते हैं कि संप्रभुता राज्य अपनी प्रजा तथा नागरिक ऊपर वह सर्वोच्च सत्ता है जिस पर किसी विधान का प्रतिबिंब यानी कि प्रतिबंध नहीं होता है। इनके कहने का तात्पर्य भी सेम वही है कि जो एक आदर्श राज्य है उसके ऊपर किसी बाह्य शक्ति का, किसी बाह्य कानून का प्रतिबंध नहीं होता है, वो स्वतंत्र होता है देश विधियों और नियमों कानूनों को बनाने के लिए, ठीक है। तो इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई कि संप्रभुता क्या होती है। देखिए मेन जो बात होती है, सबसे मुख्य बात आपका आइडियल स्टेट का क्या है, संप्रभुता ही है। अगर किसी देश के पास संप्रभु नहीं है, संप्रभुता नहीं है, तो वो देश, वो राज्य क्या है, स्वतंत्र नहीं है, वो किसी विधान को नहीं बना सकता है, उसके ऊपर बाह्य शक्तियां हमेशा, जिसे विदेशी सत्ता कहा जा सकता है, प्रेशर डालती है। अब जो मुख्य बातें थी, मुख्य बातें ये थी कि जो राज्य है वो राज्य का शिक्षा के संबंध में क्या है, वो जो रिलेशन है शिक्षा के संबंध में क्या जो है शिक्षा के लिए योगदान करता है। तो कहा गया है कि नागरिकों को शिक्षा के प्रति जागरूक बनाना। देखिए एक आइडियल स्टेट का ये परम कर्तव्य होता है कि जो वो स्टेट है, उस स्टेट के जो भी हमारे नागरिक हैं उनको शिक्षित बनाने का काम कौन करता है, हमारा जो है, जो नागरिकों को शिक्षित बनाने का काम कौन करता है। जाहिर सी बात है आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते होंगे उस राज्य के लिए एक अलग शिक्षा नीति बनी होगी। क्या शिक्षा नीति बनी होगी, और उस शिक्षा नीति के तहत आपका राज्य, आपका कानून काम कर रहा होगा, आपका जो प्रशासन है उसके तहत काम करता होगा, और जो नागरिक है उनको जागरूक बनाने का काम करता है। तो शिक्षण संस्थाओं के लिए स्थापना एवं संचालन। देखिए बात करी जाए शिक्षण संस्थान की, तो जैसे आपके उत्तर प्रदेश में कई ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। यूजीसी की बात करी जाए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, आपके प्रदेश में कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे मैंने खुद स्नातक की पढ़ाई किया, और आपका जो है
बीएचयू देख लीजिए, बीएचयू है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो ये सब क्या है आपका, अभी आप जिस भी स्टेट में पढ़ रहे होंगे उस स्टेट में कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटियां होंगी, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटियां होंगी। जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी यहाँ की है रज्जू भैया, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो शिक्षण संस्थानों का स्थापना किया, कौन किया है, ये राज्य किया है, राज्य किया है। राज्य की जो कानून व्यवस्था है, जो राज्य को शासन में चला रहे हैं, उस शासन करने वाले व्यक्तियों ने शिक्षण संस्थान की स्थापना की। जैसे आपका मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि टंडन है, ठीक है। तो राजर्षि टंडन की स्थापना की गई, यूजीसी की स्थापना हुई, आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बना, आपका जो है कई सारी जो यूनिवर्सिटियां बनी, जिसके तहत आपको जो है जागरूक करने का काम किया जा रहा है, आपको शिक्षित करने का काम किया गया। तो जनता को अंधविश्वासों से मुक्त करना। अंधविश्वासों की बात करी जाए तो आप देख रहे होंगे इस समय अभी भी भारत में, हाँ भारत की बात, चलिए भारत तो एक विस्तृत क्षेत्र हो गया, हम आपके प्रदेश की बात कर लें। आपके प्रदेश में ही अंधविश्वास इतना चरम सीमा पर अभी भी है कि लोग अंधविश्वास में एकदम डूबे हुए हैं, उस पर बहुत विश्वास करते हैं। तो उन्हीं सब चीजों को राज्य क्या करता है, उससे आपको मुक्त कराने का प्रयास करता है कि ये चीज आप करेंगे तो ये गलत है। ये आपको कौन कौन आपको समझाने का प्रयास कर रहा है, जो आपके शिक्षित नागरिक हैं, शिक्षित नागरिक हैं जो शिक्षण संस्थानों से पढ़ लिख कर एक वक्ता बन रहे हैं, एक प्रसिद्ध नागरिक बन रहे हैं, वो आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप किसी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे होंगे तो आपको प्रोफेसर पढ़ाते होंगे, आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाते होंगे, प्रोफेसर पढ़ाते होंगे। तो वो जो प्रोफेसर बने हुए हैं वो किसी ऐसे ही प्रोफेसर नहीं बन जाते, किसी एक विषय में प्रोफेसर है, वो उनको महारत हासिल है, ठीक है। तो एक विषय के परिप्रेक्ष्य में वो बात करते हैं। अब बच्चों को बहुमुखी विकास का ध्यान रखना, तो देखिए ये सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आप सभी इस चीज से परिचित होंगे कि बच्चों के बहुमुखी विकास का ध्यान कौन देगा। एक तो आपके परिवार का परम कर्तव्य बनता है कि बच्चे को आपका विकास करना, क्योंकि बच्चे की जो पहली शिक्षिका होती है वो माँ कही गई है। तो जब आपका घर में लालन पालन अच्छे से होगा, आपको शिक्षित बनाया जाएगा, तो आप जब बाह्य वातावरण में जाएंगे तो अच्छे विश्वविद्यालय में आपका दाखिला होगा, तो आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी, जैसे बाबा निराला जी को कहा जाता है बहुमुखी प्रतिभा के धनी, तो वैसे आप भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी बनेंगे जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अच्छा, राज्य द्वारा शिक्षा की राष्ट्रीय योजना का संचालन। अब देखिए राज्य क्या करता है, शिक्षा पे अनेक अनेक प्रकार की योजनाएं बनाता है। जैसे अभी हमारी नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, ठीक है। तो नई शिक्षा नीति लागू हो रही है तो उसमें अलग अलग चरण बताए गए कि 2 साल पढ़ेंगे, 4 साल पढ़ेंगे, आपको इसमें स्नातक की डिग्री मिल जाएगी, ये वो मिल जाएगा, ब्ला ब्ला जो भी हो। हम हालांकि शिक्षा पे बात नहीं कर रहे हैं, जो नई शिक्षा नीति बनी उस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम एक एग्जाम्पल देने का प्रयास आप सभी को कर रहे हैं कि जो राज्य होता है वो शिक्षा के राष्ट्रीय योजना का संचालन करता है, वो नए नए योजना बनाता है कि हम ये योजना बनाएंगे तो हमारे जो प्रदेश के व्यक्ति हैं उनको इस प्रकार से शिक्षित किया जाएगा। जैसे आपके भी गांव में एक प्राथमिक विद्यालय चलता होगा जिसमें बच्चों को निःशुल्क भोजन भी दिया जाता होगा, वो भोजन दिया जाता है, उनको पौष्टिक आहार दिया जाता है, सब चीज का सुविधा मुहैया कराई जाती है, ठीक है। तो ये क्यों कर रहा है, राज्य ही तो कर रहा है। राज्य हित कर रहा मतलब राज्य में जो शासन कर रहा है, जो सर्वोच्च पदाधिकारी है, जिसके द्वारा अब देखिए अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग व्यक्तियों को बांटा जाता है कि शिक्षा मंत्री है, ये मंत्री है, ये बला मंत्री है, फला मंत्री है। तो उनका काम ये होता है कि उनका एक क्षेत्र जो है पर्टिकुलर विकसित होता है, बटा होता है कि बाबू आपको इसी काम में, महोदय आपको इसी काम में काम करना है, इसी क्षेत्र में काम करना है, ठीक है। अब बौद्धिक विकास की बात करी जाए तो जाहिर सी बात है इतने चरण अगर हमने समझ लिया है तो बौद्धिक विकास तो हमारा हो ही जाएगा। अब सैन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था कौन कराता है, हमारा प्रदेश ही कराता है, हमारा राज्य ही कराता है, हमारा देश भी कराता है, ठीक है। तो सैन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था इसलिए कराता है कि देखिए जो हमारा ये देश है, हमारा जो ये राज्य है, इस राज्य को चलाने के लिए चलाना किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है कि कोई एक व्यक्ति ही हमारे राज्य को संचालित कर सकता है। सबके लिए अलग अलग क्षेत्र बटे हुए हैं, सैन्य का अलग क्षेत्र, इस विकास का अलग क्षेत्र, इसका अलग क्षेत्र, शिक्षा का अलग क्षेत्र, सारे क्षेत्र को जो क्षेत्रों में अलग अलग भाग बटे हुए हैं। तो सैन्य की व्यवस्था इसलिए करी जा रही है, जैसे अभी आपका कोई एग्जाम हो रहा है तो आप कोई एग्जाम देने जाते हैं तो जाहिर सी बात वहां पर आप तो देखते होंगे 2-4 पुलिस लगी हुई होती। क्यों? क्योंकि
इतनी संख्या में जब व्यक्ति पहुंचता है तो जाहिर सी बात है कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। जब प्रशासन नहीं रहेगा तो जो वहाँ की जनता है वो क्या हो जाएगी, वो उग्र हो जाएगी, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा घटना हो सकती है। जैसे अभी कल की घटना की बात करी जाए, जो दिल्ली में घटना हुआ संस्कृति आईएस में, क्या हुआ कि उस बिल्डिंग में आग लग गई। तो आग उस बिल्डिंग में लगी, तो आग लगी तो उस बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड आया, उसको देखने के लिए प्रशासन पहुंचा, वहां के डीएम पहुंचे, सारे लोग पहुंचे। तो ये लोग क्यों पहुंचे? ये प्रशिक्षित सैन्य प्रशिक्षण के माध्यम से, अलग अलग जो भी प्रशिक्षण होता है उस प्रशिक्षण के माध्यम से गए। तो बच्चों ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई। तो बच्चे अहम भूमिका क्यों निभा रहे हैं? बच्चे इसलिए निभाए क्योंकि बौद्धिकता का विकास हो गया था। शायद अगर बच्चे अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग ना किए होते तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था ना। तो इसीलिए राज्य क्या करता है कि व्यक्तियों को शिक्षित बनाने का, नागरिकों को शिक्षित बनाने का काम करता है कि यदि मान लीजिए समय से प्रशासन नहीं पहुंच पाता है तो आपका जो बौद्धिक क्षमता, अपनी क्षमता के अनुसार जो है खिड़की तोड़ के रस्सी के सहारे नीचे उतर सकते हैं और अपने जीवन को बचा सकते हैं और लोगों को बचाने में मदद कर सकते हैं। केवल अपना ही जीवन बचाना सार्थक सिद्ध नहीं होता है जब तक आप समाज के लिए काम नहीं करते हैं, आपके सामने हो रही घटनाओं का आप जो है खुलकर विरोध नहीं करते हैं, जो घटना घटित हो रही है उसमें अपना सहयोग नहीं देते हैं। देखिए, सहयोग की बात मेरा ये है कि आप सार्थक परिप्रेक्ष्य में, जैसे घटना जो कल घटी उसमें आप अपना योगदान दिए, आपने मदद किया, लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। स्वयं मेरा एक मित्र भी उसमें पढ़ रहा था जिसको काफी चोटें आई, तो उसने भी सहयोग किया। तो आर्थिक व्यवस्था की बात करी जाए तो राज्य क्या करता है कि आर्थिक व्यवस्था यानी कि आपको आर्थिक व्यवस्था की उपलब्ध कराता है। जाहिर सी बात है, अब जब इतना पढ़ लिख के सब कुछ आप आ जाएंगे, किसी पद पर आ जाएंगे, तो आपको जाहिर सी बात है कि मोटी रकम दी जाएगी, आर्थिक व्यवस्था आपको दिया जाएगा। अब आर्थिक व्यवस्था होगा, अब योग्य नागरिक। अब जब ये सारी चीजों को आप समझ गए हैं तो जाहिर सी बात है आप एक योग्य नागरिक बनकर ही तो किसी पद पर जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि आप एक योग्य नागरिक बनकर ही किसी पद पर जाएंगे और उस पद का अच्छे तरीके से आप उस पद का क्या करेंगे, निर्वाहन करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये था कुछ शिक्षा के क्षेत्र में, जो राज्य है वो शिक्षा के लिए क्या क्या काम करता है। केवल जो ये मैंने 10 टॉपिक दिया है, केवल 10 टॉपिक से मात्र से ही शिक्षा और राज्य का संबंध स्थापित नहीं हो जाता है। ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जो आप खुद से समझ सकते हैं, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा सकते हैं। अगर मैं लिस्ट एक तैयार करूं तो बहुत अच्छी खासी लंबी लिस्ट तैयार हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी लिस्ट तैयार करने की जरूरत नहीं है। आपका बौद्धिक क्षमता का विकास हो गया है, आप बौद्धिक क्षमता के विकास से लेके आप आर्थिक व्यवस्था तक पहुंच गए हैं और एक योग्य नागरिक का निर्माण कर लिए हैं। इतना ही आपके लिए आपको उपयोगी है और यही आपका मुख्य लक्ष्य भी होना चाहिए कि आप राज्य के द्वारा दिए गए जो आपको अधिकार हैं, जो आपको सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी और के क्षेत्र में हो, सारे क्षेत्रों में आप जो है चीज का उचित तरीके से प्रयोग करें और अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें और जो समाज है उस समाज को लेकर भी चलें। शिक्षा का मतलब केवल ये नहीं होता है कि आपने पढ़ लिया, आपने पीएचडी कर लिया और आप प्रोफेसर बन गए। शिक्षा का मतलब ये तभी माना जाएगा सार्थक। देखिए, एक जो शिक्षा सार्थक तभी सिद्ध होती है जब आप शिक्षा के माध्यम से अपने समाज में हो रहे व्याप्त बुराइयां, कुरीतियां जो है उनका डटकर आप सामना करिए, लोगों का सहयोग करिए। देखिए, ये जो बातें हैं, जो बातें कह रहा हूँ, ये सार्थक बातें हैं। इसको आप लोग समझिएगा कि शिक्षा के माध्यम से आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर देखिए, लोग कहते हैं कि शिक्षा, हमारे पास आर्थिक धन की यानी कि हमको धन की कमी है तो हम ये उचित नागरिक नहीं बन सके या शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके, तो ये बात सार्थक सिद्ध नहीं होती है। आपको शिक्षा को ग्रहण कराने के लिए सरकार अनेक तरह की योजनाएं बनाती है। आपके पास पैसा नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी में दाखिला लीजिए, उस योग्य बनिए, आप एंट्रेंस दीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और यूनिवर्सिटी में दाखिला लीजिए। यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, साल भर की जो 2500-3000 पड़ती है। मैं जब पढ़ाई किया था 700 कुछ रुपए मेरे लगे हुए थे, 1 साल की पूरी फीस लगी हुई थी। तो 700 कुछ रुपया ले आना बहुत बड़ी बात नहीं होती है अगर आप पढ़ना चाहते हैं। देखिए, जो गरीब का बच्चा है वो पढ़कर आईएएस बन सकता है, तो अगर आप मिडिल फैमिली के हैं तो आप ये जो सब शिक्षा के एक आयाम है उसको फॉलो करते हुए आप कुछ भी कर सकते हैं।
तो बस कहने का तात्पर्य यही है कि जो राज्य और शिक्षा का संबंध है वो एक बहुत आइडियल संबंध है। नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने से एक निम्न स्तर से लेकर हायर एजुकेशन तक आपको जो है सारी चीजें उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। ठीक है, तो ये था कुछ मोटी मोटी बातें थी जिनको हमने समझने का प्रयास किया। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी राज्य और शिक्षा के संबंध को समझ पाए होंगे। देखिए, हमको संप्रभुता पढ़ाने की क्यों जरूरत पड़ी, राज्य की ओरिजिन की बात मैंने क्यों किया, उसके एलिमेंट्स की बात मैंने क्यों किया। आपका जो मुख्य टॉपिक था वो यही था कि राज्य का शिक्षा से संबंध क्या है। ठीक है, लेकिन हमको पढ़ना इसलिए राज्य पढ़ा कि अब जाहिर सी बात है कि राज्य की ओरिजिन जब हम नहीं पढ़ेंगे, राज्य है क्या, उसकी शाखा को हम नहीं जान पाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम उसके किए गए कर्तव्यों को, किए गए कार्य को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इन सभी को बात की गई। हालांकि ये जो ऊपर वाली बातें हैं, ये जो राजनीतिक विज्ञान से संबंधित स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। जो बीए प्रथम वर्ष के छात्र होंगे यूनिवर्सिटी के, उनके ये सिलेबस में लगा हुआ कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य आर्ट है कि साइंस है, कि आर्ट और साइंस दोनों है, तो वहां पर कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स की बात आती है, आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। हालांकि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में या राज्य के एलिमेंट के संबंध में इतनी बातें ही बता देना, केवल राज्य को अच्छे से परिभाषित कर देना नहीं होता है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमको मोटी मोटा समझना था, तो ये चीजें थी। तो हम आप सभी से आशा करते हैं कि हमारा ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। तो आप सभी हमारे इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।